दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, किसान आंदोलन का 1 साल हुआ पूरा, बॉर्डर पर बड़ा जमावड़ा। दिल्ली पुलिस ने किसानों से की बड़ी अपील, अपने हाथों में ना लें कानून। ये आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से पिछले साल लाए गए 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन का 1 साल पूरा हो गया। इस मौके पर काफी संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे। दिल्ली पुलिस की सुरक्षा का घेरा भी बढ़ा दिया गया। दिल्ली के गाजीपुर में भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा लग गया। किसान संगठनों द्वारा 1 साल पूरे होने के मौके पर एकजुट होने के ऐलान को देखते हुए अब दिल्ली की सीमाओं पर एक बार फिर से बड़ी संख्या में बैरिकेड लगा दिए गए हैं। साथ ही सुरक्षा बलों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। इधर दिल्ली पुलिस ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे कानूनों को अपने हाथों में न लें। और बड़ी खबर, किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने किया बड़ा ऐलान। आपको बता दें कि 1 साल पहले 26 नवंबर को ही पहली बार किसानों ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। हालांकि हाल ही में पीएम मोदी ने अपने एक संबोधन के दौरान कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी है, लेकिन अपनी कुछ मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन लगातार आज भी जारी है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बॉर्डरों पर भारी संख्या में किसान एकजुट हुए हैं। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन के 1 साल पूरे होने के मौके पर कहा कि 1 साल का लंबा संघर्ष बेमिसाल है। थोड़ी खुशी थोड़े गम मिले हैं, लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून किसानों का अधिकार है। इसके अलावा राकेश टिकैत ने कहा कि 750 किसानों की मौत हुई, उसकी जिम्मेदारी सरकार ले। एमएसपी पर कानूनी गारंटी दे, अजय मिश्रा को बर्खास्त करे और किसानों पर जो मुकदमे हैं उन्हें वापस लिया जाए। इन सवालों का सरकार तुरंत जवाब दे। राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि जब तक सरकार इन सवालों का जवाब नहीं देती है, ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। यदि आप भी किसान नेता राकेश टिकैत को खुला समर्थन देते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर बोले अरविंद केजरीवाल, प्रदर्शनकारी किसानों के जज्बे को करता हूं सलाम। ये आपको बता दें कि इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज किसान आंदोलन को पूरा 1 साल हो गया। इस ऐतिहासिक आंदोलन ने गर्मी, सर्दी, बरसात और तूफान के साथ अनेक साजिशों का भी सामना किया है। देश के किसान ने हम सबको सिखा दिया है कि धैर्य के साथ हक की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। किसान भाइयों के हौसले, साहस, जज्बे और बलिदान को मैं सलाम करता हूं। आपको बता दें कि वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने हैदराबाद में कहा कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी सहित अन्य मांगे पूरी होने और केंद्र के साथ हमारी बातचीत होने तक किसान आंदोलन जारी रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा आगे के कदमों पर फैसला करने के लिए अब 27 नवंबर को एक बड़ी बैठक करेगा। और ये बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, कहा अन्नदाताओं पर अत्याचार और अहंकार के लिए जानी जाएगी बीजेपी सरकार। आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार किसानों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक बार फिर किसानों के आंदोलन को लेकर मोदी सरकार को जमकर घेरा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी की सरकार अहंकारी है और वो किसानों पर अत्याचार के लिए जानी जाएगी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि किसान आंदोलन का 1 साल किसानों के अडिग सत्याग्रह है। 700 किसानों की शहादत और निर्मम बीजेपी सरकार के अहंकार व अन्नदाताओं पर अत्याचार के लिए जाना जाएगा। लेकिन भारत में किसानों की जय जयकार हमेशा थी और हमेशा रहेगी। उन्होंने कहा कि किसानों के संघर्ष की जीत इसका प्रमाण है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरकार अन्नदाताओं पर अत्याचार और अहंकार के लिए जानी जाएगी। और ये बड़ी खबर, संविधान दिवस का विपक्ष ने किया बहिष्कार, पीएम नरेंद्र मोदी ने जमकर बोला हमला। आपको बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज संविधान दिवस मनाया गया। इस मौके पर सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया। अपने संबोधन में राजनीति में परिवारवाद के सहारे कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियों और लालू प्रसाद यादव का नाम लिए बगैर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर घेरा। आपको बता दें कि कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियों ने संविधान दिवस का बहिष्कार किया है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि संविधान की भावना को भी चोट पहुंची है, संविधान की एक एक धारा को भी चोट पहुंची है। जब राजनीतिक दल अपने आप में अपना लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो देते हैं, जो दल स्वयं लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो चुके हों, वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति में परिवारवाद का सहारा लेते हुए कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियों को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसे संकट की ओर बढ़ रहा है जो संविधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है, लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है, और वो है पारिवारिक पार्टियां। हालांकि पीएम मोदी ने योग्यता के आधार पर एक ही परिवार
परिवार के कई लोगों के राजनीति में आने को गलत नहीं माना है। उन्होंने कहा कि योग्यता के आधार पर एक परिवार से एक से अधिक लोग राजनीति में आ सकते हैं। इससे पार्टी परिवारवादी नहीं बन जाती, लेकिन एक पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति में है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति में भ्रष्टाचार का सहारा लेकर राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर भी जमकर हमला बोला है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि क्या हमारा संविधान भ्रष्टाचार की अनुमति देता है? चिंता तब होती है जब न्यायपालिका ने किसी को सजा दे दी हो। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के संविधान दिवस के बहिष्कार पर जमकर हमला बोला है। और बड़ी खबर, ओम प्रकाश राजभर ने असदुद्दीन ओवैसी को भी गठबंधन में आने का भेजा न्योता। 10 से 15 सीटों पर लड़ने का दिया ऑफर। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला कर चुके सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अब AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को भी साथ आने का न्योता दिया है। राजभर ने सपा के साथ गठबंधन से पहले असदुद्दीन ओवैसी के साथ मोर्चा बनाकर चुनाव में मैदान में उतरने की घोषणा की थी। सीटों का कोई फॉर्मूला तय होने से पहले ही असदुद्दीन ओवैसी ने 100 सीटों पर लड़ने की घोषणा कर दी थी। इसी को लेकर राजभर और ओवैसी के बीच में खटास बढ़ती चली गई। राजभर ने ओवैसी से कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में शामिल हो जाएं। उन्होंने कहा कि वे गठबंधन में शामिल होते हैं तो उन्हें 5 से 10 सीटें दी जाएंगी। राजभर ने कहा कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ने से उन्हें जीत नहीं मिलेगी। 5 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो उनका जीतना तय है। राजभर ने कहा कि 100 सीटों पर मत लड़िए, 100 सीट कोई भी पार्टी नहीं देगी। आपको बता दें कि राजभर ने साफ कहा कि असदुद्दीन ओवैसी भी हिंदुस्तानी हैं और लोकसभा के सांसद हैं। उनके गठबंधन में हमें कोई हर्ज नहीं है। आपको बता दें कि फिलहाल राजभर ने भी अब असदुद्दीन ओवैसी को गठबंधन में आने का न्योता दे दिया है। और ये बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव पर बोला जोरदार हमला। बोले खुद तय करें कि मैं किसका एजेंट हूं। ये आपको बता दें कि AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव दोनों को तय करना चाहिए कि मैं किसका एजेंट हूं। आपको बता दें कि ओवैसी ने सुंबुलपुर गुरैनी में शोषित वंचित समाज सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मैं सपा का एजेंट हूं और अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं भाजपा का एजेंट हूं। दोनों को तय करने दें आखिर मैं किसका एजेंट हूं। ओवैसी ने दावा किया है कि उनकी पार्टी छोड़कर कोई अन्य सियासी पार्टी मुसलमानों की शुभचिंतक नहीं है और मांग की है कि कृषि कानूनों की तरह नागरिकता संशोधन कानून को भी वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं नागरिकता कानून के खिलाफ हूं और जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता मैं इसका विरोध करता रहूंगा। उनका कहना है कि कृषि कानूनों की तरह इसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वापस लेना चाहिए। आपका क्या मानना है? क्या नागरिकता संशोधन कानून को वापस लेना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने हाथ में गंगा जल लेकर बोले कि वे जेवर हवाई अड्डे को नहीं बेचेंगे। ये आपको बता दें कि कांग्रेस ने दिल्ली के निकट गौतम बुद्ध नगर के जेवर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखे जाने के बाद उन पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें और नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने हाथ में गंगा जल लेकर बोलना चाहिए कि वे इस हवाई अड्डे को नहीं बेचेंगे। पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने संवाददाताओं से कहा कि मैं तो सिर्फ एक ही बात सरकार से चाहता हूं कि मोदी जी और उनके नागर विमानन मंत्री महाराज जी दोनों गंगा मैया के पानी को हाथ में रखें और बोलें कि वे इस हवाई अड्डे को नहीं बेचेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर वे लोग ये बात बोल दें तो मैं उन दोनों को नमस्कार करूंगा और मानूंगा कि ये महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है। वल्लभ ने जिन्ना के अनुयायियों से जुड़े मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर उन पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें अपने वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से जिन्ना के बारे में पूछना चाहिए। और ये बड़ी खबर, अब पहले की तरह 10 रुपए में मिलेगा प्लेटफॉर्म टिकट। कोरोना की वजह से बढ़ाए गए थे दाम। ये आपको बता दें कि भारतीय रेलवे के यात्रियों की सुविधा के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट के बढ़े हुए दाम वापस लेने का फैसला किया है। अब प्लेटफॉर्म टिकट पहले की तरह ही मात्र 10 रुपए में मिलेगा। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक भारतीय रेलवे ने कोरोना महामारी के समय में प्लेटफॉर्म टिकट की बढ़ी हुई कीमतों को वापस ले लिया है। पहले महामारी के दौरान रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को कम करने के उद्देश्य से कीमतों में वृद्धि की गई थी। आपको बता दें कि पहले 50 रुपए का टिकट कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से 10 रुपए में ही टिकट मिलेगा। और बड़ी खबर, महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी उथल पुथल। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने किया बड़ा दावा। बोले महाराष्ट्र में मार्च महीने तक बन जाएगी बीजेपी की सरकार। दिल्ली रवाना हुए शरद पवार। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी हलचल चल रही है। महाराष्ट्र के
पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा कि महाराष्ट्र में मार्च महीने तक बीजेपी की सरकार बन जाएगी। नारायण राणे ने कहा कि जो भी कुछ है वो सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। उधर एनसीपी प्रमुख शरद पवार अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिल्ली पहुंच गए हैं और शरद पवार प्रफुल्ल पटेल के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। वहीं देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। कल से महाराष्ट्र बीजेपी के भी कई नेता दिल्ली में डटे हुए हैं। कल रात महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं। देवेंद्र फडणवीस को भी इस बैठक में शामिल होना था, वे दिल्ली देर से पहुंचे। आपको बता दें कि फिलहाल केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने बड़ा दावा कर दिया है कि महाराष्ट्र में मार्च महीने तक बीजेपी की सरकार बन जाएगी। और बड़ी खबर, भाजपा से पहले कांग्रेस का विकल्प बनना चाहती हैं ममता बनर्जी। 2024 से पहले बन सकती है नई कांग्रेस। जी आपको बता दें कि ममता बनर्जी के तेवरों और उनके कदमों की चाल देखकर चर्चा शुरू हो गई है कि तृणमूल अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री खुद को 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में तैयार कर रही है। लेकिन ममता बनर्जी मोदी का विकल्प बनने से पहले तृणमूल कांग्रेस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विकल्प बनाने के राजनीतिक अभियान में जुट गई है। उनके अभियान की पूरी रूपरेखा चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने तैयार की है, जिसमें आगे चलकर मूल कांग्रेस के अलग हो चुके धड़ों को एकजुट करके गांधी, नेहरू, पटेल, अंबेडकर की कांग्रेसी विचारधारा वाली एक ऐसी पार्टी बनाना भी शामिल है जो 2024 का लोकसभा चुनाव आते आते सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस का विकल्प बन सके। इसके लिए शरद पवार, जगन मोहन रेड्डी और चंद्रशेखर राव जैसे पूर्व कांग्रेसियों और अब महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सरकारें चला रहे इन दिग्गजों से इस राष्ट्रीय संभावना पर बातचीत भी हो चुकी है। आपको बता दें कि इस रणनीति के मुताबिक अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2024 से पहले तृणमूल कांग्रेस, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस, जगन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस और चंद्रशेखर राव की तेलंगाना राष्ट्र समिति का परस्पर विलय होकर एक नया राष्ट्रीय दल बन जाएगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए और एमएसपी पर कानूनी गारंटी मिले तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।